क्वेश्चन 6 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उन स्टेटमेंट्स को देख के हमें इसके करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कह रही है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें क्या वो 0 से छोटा आएगा। द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, और ये जो इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सी है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। या द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, या इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। जैसे यहाँ पहले ऑप्शन में ए एंड बी आर करेक्ट, क्या ए और बी करेक्ट है, या ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी करेक्ट है, या सी एंड डी आर करेक्ट, या ओनली ए इज करेक्ट। सो हमें इस इक्वेशन को देख के हमें ये फाइंड करना है कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए सॉल्व करते हैं अपने इस इक्वेशन को, बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दी हुई है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री, यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जैसे सपोज यहाँ पे वेरिएबल x है, अब x की पावर यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है x की पावर 2। जब भी हमारे पास मैक्सिमम पावर यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है किसी भी इक्वेशन की, हम उस केस में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बात करी जा रही है उसके डिस्क्रिमिनेंट एंड उसके रूट्स की। किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b, जैसे हमने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी है, आप देख सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट है वो नीचे देखिए a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि a, जब भी हम a की बात करेंगे इसका मतलब है x² का जो कोफिशिएंट है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए x, यहाँ पे भी x का जो कोफिशिएंट है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई? -4, पूरी साइन के साथ ली जाती है। एंड c की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? c की जगह यहाँ पे दे रखा है 3। हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। डिस्क्रिमिनेंट में हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे? -4, साइन के साथ, जो भी साइन होता है वो साइन के साथ लिया जाता है। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4। अब देखिए 4 a एंड c के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये मल्टीप्लाई में है। a है हमारे पास, a की वैल्यू क्या गिवन थी? 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या गिवन है? 3। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है सिंपली। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 4 के आगे क्या है? माइनस का साइन, और इस पे है हमारे पास इवन पावर। जब भी हमारे पास इस तरह से कोई माइनस साइन होता है किसी भी नंबर पे, जैसे ये 4 है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी टर्म को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। -4 मल्टीप्लाई -4। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, माइनस से माइनस, अगर हमारे पास इवन नंबर में माइनस होते हैं तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। ये माइनस, जब 2 माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल। ऐसे ही अगर 4 होंगे, सपोज यहाँ पे 4 साइन है माइनस के, तो ये आपस में 4, यानी कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। तो ऑल ओवर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो माइनस होता है वो इवन पावर की वजह से ये हट जाता है यहाँ से। ये सिर्फ ये रह जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 2 8 एंड 8 3 24। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास? 4 4 16 माइनस 24। तो
16 माइनस 24, 24 हमारे पास यहाँ पे बड़ा नंबर है, 24 में से 16 जाएंगे, जब 24 में से 16 जाएंगे हमारे पास बचेगा -8। और माइनस क्यों? क्योंकि 24 हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसके आगे, उसके सामने क्या है, माइनस का साइन, सो इसलिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो हमारे पास -8 आया है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या डिफाइन करता है, डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या देखते हैं? सो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या रहता है। सो नेचर हमारे 3 तरह का होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती, अगर हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, सो उस केस में जो रूट्स आते हैं वो रूट्स आर रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स क्या होते हैं उस केस में? रियल रूट्स होते हैं और इक्वल, रियल एंड इक्वल दोनों ही रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रियल रूट्स, या हम कह सकते हैं इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कंडीशन आ जाती है, उस केस में रियल तो होते हैं रूट्स लेकिन उस केस में अनइक्वल होते हैं, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूल आते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं। क्या आते हैं? रियल एंड अनइक्वल, या 2 डिस्टिंक्ट रूट भी कह सकते हैं हम इनको। क्या कह सकते हैं? 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। थर्ड कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटे का क्या मतलब होता है? यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आए जो माइनस साइन कैरी करता है। सो जैसे यहाँ पे इस केस में हमारे पास माइनस साइन आता है। सो ये जो कंडीशन होती है ये बताती है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं हैं, नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं है। जब रियल रूट्स नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी रूट्स। सो ये हमने यहाँ से फाइंड करा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आया है हमारे पास -8। तो -8 किस कैटेगरी में आ गया? यानी कि ये तो आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं है। जब रियल रूट्स नहीं है इस केस में इमेजिनरी रूट्स कहते हैं इसको। सो डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारे पास लेस देन 0। क्या आ गया? लेस देन 0। सो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका आंसर यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। सो यहाँ पे है, पहली इक्वेशन में कहा था द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो हमारे हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। नेक्स्ट, द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो हमने ये भी बता दिया जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता है उस केस में जो इक्वेशन होती है उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये नहीं हमारी, क्योंकि इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी हमारा 0 से छोटा आ चुका है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ये भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 के केस में जो रूट्स आते हैं वो हमारे इमेजिनरी है, नो रियल रूट्स। तो इस केस में हमारे पास स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। सो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? AOBC इज अ रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसका नाम है AOBC, whose 3 vertices are, जिसके 3 vertices हमें गिवन है, A 0,3, O 0,0 एंड B 5,0। ये हमें उस रेक्टेंगल की 3 वर्टिसेस गिवन है। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। सो उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी, हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं अपना एक रेक्टेंगल। सो ये हमारे पास, हम सबको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास AOBC। हम ये सब लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास A है, ये O है, AOBC। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में नेमिंग करी जाती है। AOBC यानी कि एक साइकिल बनाएंगे। कभी हम ऐसे नहीं कर सकते, A यहाँ लिख दिया हमने, O यहाँ लिख दिया, BC नहीं, ये तरीका गलत होता है। हमें हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखना होता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में लिखना होता था।
अब ये कह रहे हैं ए ओ बी सी हमारे पास एक रेक्टेंगल है हुज 3 वर्टिसेस आर, जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। तो ए के लिए गिवन है हमारे पास 0,3, 0 के लिए गिवन है, ओ के लिए 0,0 एंड बी के लिए गिवन है हमारे पास 5,0। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल की लेंथ पूछी है हमसे, यानी कि इस रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ पूछी है। अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल कहते हैं हमारे पास एक ऐसी साइड जो कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो साइड होती है, यानी कि अगर मैं इस ए को इस बी से ज्वाइन कर दूं तो ये जो साइड हमारे पास निकलेगी नई, यानी कि ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास डायगोनल होता है। जब भी हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं उसी को हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ पे ओ सी बी एक डायगोनल है, लेकिन हम ए बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, क्योंकि हमें ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब यहाँ पे ए और बी को आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। सो आपको ए बी क्या है हमारे पास? डायगोनल। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब आप इसका सिंपली आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5,0। अब ये भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं अपने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को। ये आपको ये बात पता है, जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हो जाती है हमारे पास वाई की। यहाँ पे भी जो पहली वैल्यू है वो एक्स की है, सेकंड वैल्यू है वाई की। क्योंकि ए हमारे पास पहला पॉइंट है तो हम इसे नाम दे रहे हैं X1 Y1, और बी हमारे पास सेकंड पॉइंट है तो हम X2 Y2 नेमिंग कर देते हैं। जो हमारे पास एक्स वाली जो वैल्यू होती है उसे हम एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहते हैं। और वाई के कोऑर्डिनेट्स, जो वाई की वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और जब हम x और y को एक ब्रैकेट में बंद करके इस तरह से लिख देते हैं तब हम इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सिंपल क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। आई होप कि आपको इतनी नॉलेज होगी इसके बारे में। अब हमें कभी भी दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो उसमें लगता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे हमें निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। x2 में से आपको क्या करना है? x2 में से जो आपका आगे वाला x है, यानी कि सेकंड पॉइंट का जो x है, x2 में से पहले वाले पॉइंट के x को माइनस करवाइए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने ये वैल्यू फाइंड कर दी, इसका मतलब आपने इसका डिस्टेंस यानी कि लेंथ फाइंड कर दी। सो x2 एंड x1 की वैल्यू, अब x2 हमने किसको सपोज किया था? x2 है हमारे पास, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। सो x2 की जगह हम पुट करेंगे 5 माइनस x1 की जगह, x1 की वैल्यू है हमारे पास 0। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0। बाकी हमें जैसा है, जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारे फॉर्मूले के, बिल्कुल एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर बनाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। y2 है 0 माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। सो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 में से 0, किसी भी नंबर में से 0 प्लस माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो 5 में से 0 गए, हमारे पास बचता है 5 का स्क्वायर। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 5 में से 0 गए थे, यानी कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर था वो 5 था। अब 5 के आगे तो 5 तो पॉजिटिव नंबर था, इसलिए पॉजिटिव नंबर आया हमारे पास। लेकिन इस केस में हमें 0 में से 3 माइनस करना है। सो जब 0 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो 3 है उसके आगे जो नंबर यानी कि जो साइन है वो है माइनस का, तो इसलिए ये माइनस का 3 ही लिखा जाएगा। अब आपको ये बात हमने पहले ही बताई थी, जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू पे माइनस साइन होता है और उसके ऊपर कोई इवन पावर हो, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये जो अंदर का साइन है ना ये कैंसिल हो जाता है, ये नहीं लिखा जाता है। सो हम इसको लिखेंगे 5 × 5 यानी कि 5 5 = 25 प्लस, अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पावर इस पे इवन है, तो सिर्फ ये हो जाएगा 3 3 = 9।
3 3 ज़ा 9। जब 25 में 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 36। एंड हमें ये बात पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है हमारे पास 6 6 ज़ा 36। हम इसको अगर हम इसे ब्रेक करें या हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी इट्स नॉट 36, इट्स 34, सॉरी इट्स 30। 24 में जब हम 9 प्लस करेंगे सो हो जाएगा ये 34। अब आप ये देख सकते हैं कि 34 का क्या एलसीएम लिया जा सकता है, सो हम 34 का एलसीएम हम ले, यानी कि क्या ये ऐसा कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर आ जाए, सो हम इसका एलसीएम लेके देख लेंगे। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ से 1 बचेगा वो उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 17, और 17 1 ज़ा 17, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेके कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ रूट से कोई टर्म बाहर नहीं आ सकती है। सो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 34। और क्योंकि डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस है, लेंथ है, ये एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि हमारे पास एक क्वांटिटीज़ हैं जिसकी हमें यूनिट लिखना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 हैज़ वन रूट इज इक्वल टू 1/2। अगर हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है उसका एक रूट ऑलरेडी गिवन है हमें 1/2, देन द वैल्यू ऑफ के इज़। तो इक्वेशन में ये जो के है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमें जो इक्वेशन में जो वैल्यू दे रखी है के, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन 8, यहाँ पे इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/0, और यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का एक रूट भी दे रखा है, वन रूट एक रूट दे रखा है। वो जो एक रूट है इसका वो है हमारे पास 1/2। इसका जो हमें एक रूट है वो क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ये जो के है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये रूट्स होते क्या हैं भाई। ये रूट्स जो होते हैं ये हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उसी की वैल्यूज़ होती हैं। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने देखा कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है लेकिन मैक्सिमम क्या है 2, जो इसकी डिग्री है वो 2 है। इसकी वजह से हमें ये बात पता चली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो जो हमारे पास डिग्री होती है वही बताती है कि किसी भी इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट निकलेंगे। अब जब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है कि यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स जिसको हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं, अल्फ़ा बीटा से भी डिनोट कर देते हैं, या फैक्टर्स भी कह सकते हैं। सो इस केस में हमारे पास इस इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। सो लेकिन हमें यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि इसका 1 रूट्स, यानी कि एक रूट हमें 1/2 है। सो हम ये कह सकते हैं ना कि x की वैल्यू 1/2 गिवन है, x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। सो हमें इस k की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे क्या, अपनी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिया हुआ है उसकी जगह हम 1/2 पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए x था तो x की जगह हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x की जगह पुट कर रहे हैं 1/2। अब x का स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस k। अब देखिए k और x के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये है हमारे पास एक फ्रैक्शन वाली टर्म के ऊपर है स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास ऐसी टर्म के ऊपर स्क्वायर होता है, यानी कि जो पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगती है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 हो जाएगा, और जब ये 2 का होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस। अब यहाँ देखें k जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा k 1 जा k, और नीचे 2 था बिल्कुल हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास -5/4। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के आप दूसरी साइड ले जाइए। जब आप इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस से
प्लस में चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5/4। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हमें अकेला करना होता है, उसके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको के को अकेला करने के लिए जो उसके साथ प्लस में या माइनस में होता है उसको भी दूसरी साइड लेके जाइए। सो हमने यहाँ देखा यहाँ k/2 है, इस k/2 के साथ ये 1/4 ये प्लस में है, तो हम इसको भी दूसरी साइड ले जाएंगे। सो ये k/2 हम यहीं रखेंगे, जो जिस वैल्यू पे है उसे हम वहीं रखेंगे। ये 1/4 ये प्लस का ही दूसरी साइड आ जाएगा -1/4। अब सिंपली आपको क्या परफॉर्म कराना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हमने सीखा है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म होती है तो क्या करते हैं उस केस में, हम डिनोमिनेटर को एक बार उतार लेते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि 5 - 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 में से 1 गए, सो हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 1 गए 4, ये हो जाएगा 4/4। ये हो जाएगा हमारे पास 4/4, और 4 ऊपर नीचे सेम टर्म होती है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाता है 1, यानी कि हमारा k/2 = 1। हमें क्या फाइंड करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये k की वैल्यू अभी भी अकेली नहीं हुई है, ये 2 डिवाइड में है। जब ये 2 यहाँ डिवाइड से दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा। k = 1 × 2 एंड 1 2 ज़ा 2। सो हमारे पास ये फाइनल हमारी k की वैल्यू आ गई, k = 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें दे रखे हैं 2 ट्राइंगल्स और ये कहा गया है कि 2 ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं। तो हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सो हमसे ये कहा है कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। फर्स्ट, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। या देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल, या जब उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और हम उनका रेशियो करें तो वो सेम हो तब उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। या बोथ ऑफ द अबव, या दोनों ही सिचुएशन में, जब ये दोनों ही सिचुएशन होगी उस केस में हम सिमिलर कहेंगे। या नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई नहीं। सो इसके लिए हमारा ये सोल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 ट्राइंगल की बात करी गई थी, तो हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल PQR। ये 2 ट्राइंगल हम सिमिलर किस कंडीशन में कह सकते हैं, कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए इसका ये वाला यानी कि लेफ्ट एंगल बराबर होगा इसके लेफ्ट एंगल के। सो एंगल ए = एंगल पी, ये कंडीशन है सिमिलैरिटी के लिए। 2 ट्राइंगल को, ये 2 कोई सी भी फिगर को अभी हम 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। 2 ट्राइंगल को हम कब सिमिलर कहेंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। अब राइट एंगल बी बराबर होगा इसके, यानी कि जो सीधे हाथ पे बी एंगल बराबर होगा क्यू के। तो आपने देखिए ये वाला एंगल बराबर होगा इसके ये एंगल के, तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ऐसे देखिए एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले की बात हो रही है तो इसका भी ऊपर वाला एंगल लेंगे, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। ये तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते ही हैं। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं अगर हम उनका रेशियो लें, अब देखिए ए बी का रेशियो किया जाए पी क्यू के साथ, यानी कि ए बी को डिवाइड किया जाए पी क्यू के साथ, AB/PQ, इसका जो आंसर आएगा वो बराबर होना चाहिए किसके, BC/QR के। ठीक है, और इक्वल टू CA/RP या PR के। अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, ये वाली और ये दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हैं, सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर है बोथ ऑफ दीज, यानी कि दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। सो इसका आंसर आ गया बोथ ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल, सो अब हम इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी कहा है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, एंगल C = 90 डिग्री। क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो हमारे पास C एंगल है, यानी कि एंगल C जो है वो हमें 90 डिग्री दे दिया है। AC = 3 सेंटीमीटर दिया है, BC = 4 सेंटीमीटर। AC = 3 सेंटीमीटर एंड BC =
4 सेंटीमीटर। तो हमें ये ट्राइंगल दिया है, हमें कहा गया है कि ए सी इज इक्वल टू 90 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी को बनाइए 90, यानी कि जहाँ 90 उसको सी नाम दे दीजिए, बाकी ए और बी आप कहीं पे भी दे सकते हैं। तो हम ये दे देंगे ए बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास जो सी है वो 90 डिग्री है। और इन्होंने आगे कहा है कि जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये वाली साइड है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ए सी हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एंड बी सी, ये जो बी सी है ये दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। ए सी दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, बी सी दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो पॉइंट सी इज, सी पॉइंट से मीडियन निकालना है, सी पॉइंट से जो मीडियन निकलेगा उसकी लेंथ पूछिए। अब ये मीडियन क्या होता है, ये है हमारे पास सी पॉइंट, सी वर्टेक्स से मीडियन, मीडियन कहते हैं, मीडियन कोई एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से निकलती है, अपोजिट साइड पे पड़ती है, और अपोजिट साइड के वो भी मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीच के जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट पे, यानी कि जो भी ये साइड है ना उसके आधा, उसके हाफ हाफ डिवाइड कर देती है, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, हाफ हाफ कर देती है उसका। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, हमें ये ट्राइंगल दिया था और कहा था कि जो हमारे पास सी है वो क्या है 90 डिग्री है, और ए सी हमें 3 सेंटीमीटर दिया था और बी सी हमें दिया था 4 सेंटीमीटर। और हमसे फिर ये कहा कि जो सी एंगल है उस सी एंगल से मीडियन निकल रहा है, ठीक है, मीडियन ड्रॉ हो रहा है। तो हमने मीडियन जो पड़ेगा वो ये ऑब्वियस है कि ए बी पे आके पड़ेगा। अब हमें फाइंड करना है कि जो मीडियन है, सपोज ये डी पॉइंट पे आके पड़ा, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो मीडियन है सी डी, इसकी लेंथ क्या होगी, मीडियन की लेंथ क्या होगी। सो बस इसके लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी 90 डिग्री से कोई मीडियन पड़ता है, सो ये जो मीडियन की लेंथ है ना, ये उसके जो जिस अपोजिट साइड पे वो पड़ा है, यानी कि इस केस में 90 डिग्री के केस में ये ए बी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज जो भी आएगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज जो भी आएगी उसका आधा कर दिया जाए, हाइपोटेन्यूज जो भी आएगी उसका आधा कर दिया जाए, तो ये आपकी मीडियन की लेंथ निकल के आ जाएगी। अगर आपको इस केस में अपने मीडियन की लेंथ निकालनी है तो सिंपल आपको करना क्या है, ये जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, राइट एंगल के केस में अगर हमें 2 साइड दी हुई होती हैं और तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर, हम इसको ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर 90 डिग्री के जो मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करें ए बी स्क्वायर, जो बाकी की जो 2 साइड हैं ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर हो जाता है, बाकी की जो 2 साइड है, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमें यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी गिवन है हमें 4 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर होता है हमारे पास, 3 3 9 एंड 4 स्क्वायर 4 4 से 16, मतलब हमने सिर्फ इसका स्क्वायर करा है, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब 9 और 16 को अगर हम प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25, एंड हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की, ए बी स्क्वायर की नहीं। सो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है। सो ये हो गया √25, एंड वी नो दैट √25 जो है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है। हम इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5। सो हमारे पास यहाँ पे जब भी स्क्वायर के अंदर, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 2 टाइम्स होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये जो मीडियन होता है, ये मीडियन हाफ होता है, हाफ लेंथ का होता है जो भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज आती है। सो अगर हम इसका 5 का आधा करेंगे, 5 का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलता है भाई 2.5, 2.5 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5। सिंपल आप ये MCQs में तो आपको सिंपल आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको।